कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट्स। तो जैसे कि आप लोग मेरे साथ सेशन में मेरे साथ हैं सेशन में जो है जो हम यूजीसी नेट एजुकेशन का सेशन कर रहे हैं, तो उसी सेशन में जो करिकुलम स्टडीज़ हम पढ़ा रहे हैं, 5th यूनिट है हमारी करिकुलम स्टडीज़ हम पढ़ा रहे हैं 5th यूनिट। तो उसमें हमने जो है आपको पहला जो यूनिट का पहला टॉपिक था वो मैंने करा दिया था आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम एंड इट्स प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव सारे मैंने करा दिए थे। अब उसमें जो है अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। क्या बात कर रहे हैं? मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। इसको हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन को, ठीक है। तो अब उसमें हमने कल के जो हमारा सेशन था उसमें हमने क्या कर लिया था, उसमें हमने टाइलर मॉडल कर लिया था, हिल्डा टावर कर लिया था और विद्यार्थी केंद्रित कर लिए थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विषय केंद्रित मॉडल, यानी कि सब्जेक्ट सेंटर्ड मॉडल। कौन सा है? सब्जेक्ट विषय केंद्रित मॉडल, सब्जेक्ट सेंटर्ड मॉडल हमारा आज का विषय है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये इसको सबसे पहले क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये पारंपरिक है। क्या है ये? क्या है? नंबर 1 पे क्या है? ये पारंपरिक है। क्या है? पारंपरिक है। दूसरा ये कि इसमें जो प्रधानता दी जाती है वो विषयों को दी जाती है, ठीक है। प्रधानता किसको दी जाती है? विषयों को दी जाती है। जैसे कि मॉडल, जैसे कि गणित, विज्ञान या भाषा कला जैसे विशिष्ट विषयों की सामग्री पर केंद्रित होता है ना। संरचना विषयों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है, जैसे गणित वो सबको अलग अलग रखा जाता है, एक जगह नहीं रखा जाता। गणित और ये क्या कहते हैं, कला, भाषा, विज्ञान, सबको अलग रखा जाता है। जैसे सीमित जुड़ाव, ज्ञान को विभिन्न विषयों से कैसे जोड़ा जाता है? सीमित जुड़ाव जो है इनका सीमित है, ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वाले नहीं है, ये इनका सीमित जुड़ाव है। ये अलग अलग है इसीलिए इनका सीमित जुड़ाव है, वहाँ तक ही है, उनका दूसरे से कोई लेना देना सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ज्ञान को विभिन्न विषयों से कैसे जोड़ा जाता है? छात्रों को वास्तविक जीवन के अनुभव पर कैसे लाया जाता है? इस प्रकार का बहुत कभी बता दिया मैंने। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ये नहीं होता है, इनके जो सब्जेक्ट होते हैं ये अलग अलग ही होते हैं और उनको उसी सीमित दायरे में उनको पढ़ना होता है विषय केंद्रित मॉडल में, ठीक है। इसे अनुशासन आधारित या सामग्री केंद्रित मॉडल भी कहा जाता है ना, केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थी पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व हासिल कर लेता है। क्या करता है? इसके द्वारा विद्यार्थी पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व हासिल कर लेता है। जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया है आपको विषय केंद्रित मॉडल में विषय वस्तु। सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, विषय वस्तु पर। कंटेंट क्या है हमारा, हम क्या करिकुलम में क्या पढ़ने वाले हैं, उस पर विषय के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले क्षेत्र। और उसके बाद उद्देश्यों का निर्धारण मतलब कि हम किन क्या करिकुलम पढ़ना चाह रहे हैं हम, है ना, क्या करिकुलम पढ़ना चाह रहे हैं, उन उद्देश्यों पे, यानी कि जो हम विषय पढ़ाए जा रहे हैं, विषय के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि इन जो उद्देश्य मतलब कि मान लीजिए गणित को पढ़ाने का क्या, गणित को पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है कि हम मैथमेटिक्स में होशियार हो जाएं, प्लस माइनस या जो जितने भी इसकी मतलब वो होती है उसमें इंटेलिजेंट हो जाए। विज्ञान में और जो है विज्ञान में और नई नई जो मतलब होती है उनमें विज्ञान में हो जाए, सामाजिक उसमें हो जाए, मतलब दक्ष हो जाए, यही होता है ना उसमें उद्देश्य। तो यही होते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसमें बच्चा माहिर हो जाए, दक्ष हो जाए, ठीक है। जैसे स्वामित्व, और उस पर जो है इस तरह से मतलब उनका जो स्वामित्व हो जाए, उनका इस तरह से कंटेंट के ऊपर उनका अधिकार हो जाए, स्वामित्व हो जाए कंटेंट के ऊपर, इतनी अच्छी तरह से रट ले, उसी तरह से उसको समझ लिया, रट ले, ठीक है। अधिगम अनुभव का संगठन। अधिगम अनुभव क्या होते हैं हमारे? अधिगम अनुभव जो जिन परिस्थितियों में अधिगम करते हैं, अधिगम अनुभव हमारे वो होते हैं, ठीक है, उनका संगठन। और फिर उनका जब हम अधिगम अनुभव करते हैं तो फिर क्या करते हैं? अधिगम अनुभव हमारे कौन से होते हैं बताइए? अधिगम अनुभव हमारे कौन से होते हैं? अधिगम अनुभव होते हैं जो हम क्लासेस में पढ़ने के दौरान करते हैं, कुछ सीखते हैं, जानते हैं, है ना। अनुभव होते हैं जैसे तत्परता का नियम, कुछ इंटरेस्ट, ये सब है अनुभव होते हैं ना हमारे, है ना, ये होते हैं। जैसे चिंतनशील, ठोस अनुभव, चिंतनशील, ये हमारे अनुभव होते हैं। अवलोकन, अमूर्त संकल्पना, सक्रिय प्रयोग, ये सारे हमारे क्या होते हैं? अधिगम अनुभव होते हैं। जैसे हम करके
जाते हैं तो ये हमारे अनुभव होते हैं। तो इनको जो है इनका संगठन करना और जो है मूल्यांकन और इसमें क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन की जो हमने उद्देश्य निर्धारण किए थे उन उद्देश्यों को, उस पाठ्य वस्तु के जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे, उस शीर्षक के जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे वो पूरे हो पाए कि नहीं हो पाए वो। ठीक है, अब इसकी ना कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या हैं कि अधिगम सीमित होता है क्योंकि विषय केंद्रित हो गया, इसमें प्रैक्टिकल का कोई वो नहीं है। विषय केवल विषय पर फोकस है, ना तो छात्र पर फोकस है, ना ही किसी समस्या पर फोकस है। इसमें केवल किस पर फोकस है, केवल जो विषय पर फोकस है कि विषय को पढ़ना है, ग्रास करना और रखना है, याद करना और पेपर देने हैं आपको। ठीक है, तो जो है ये बालक की स्वाभाविक जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, जब उस अदर एक्टिविटीज़ में बच्चा इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं वो जो है अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे जो निष्क्रिय हो जाते हैं पढ़ के, अब पुस्तकें पढ़ के तो हो जाते हैं ना बच्चे जो है तो उत्साहित हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए, अब दोबारा से समझा देती हूँ। विषय वस्तु जो होती है, विषय केंद्रित में जो विषय वस्तु होती है वो विषय के अंदर पढ़ाए जाने वाले शीर्षक होते हैं, फिर उनका उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, फिर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, फिर स्वामित्व किया जाता है, फिर अधिगम अनुभव का संगठन किया जाता है। जो मैंने अभी बताया, अधिगम जो है जो प्रयोग करते हैं हम, ठोस अनुभव करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटी याद करते हैं, है ना, वो सब। और फिर उनको याद करने के बाद में हम उनका मूल्यांकन होता है हमारी उन सब जो है जो हम अधिगम अनुभव करते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, अधिगम को अनुभव करते हैं, उन सबका मूल्यांकन होता है। तो ये इसमें विषय केंद्रित में जो है विषय में पढ़ाए जाने वाले सामान्य तथ्यों को प्रभावित करना, सहायक विषय पहचान करना, सहायक विषय जैसे हिंदी के साथ संस्कृत, इस तरह से पहचान करना, और इसमें पढ़ाए जाने वाले सामान्य तथ्यों को परिभाषित करना। जो पढ़ाए जाने वाले सामान्य तथ्य जो होते हैं उनको परिभाषित करना, तथ्य फैक्ट्स जो है उनको याद करना, उनको परिभाषित करना, डेफिनेशंस वगैरह जो होती हैं वो सब उसमें किया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा, ये आपको समझ में आ गया हो तो स्टूडेंट्स, अब आ जाता है हमारा समस्या केंद्रित मॉडल। कौन सा आ जाता है हमारा, प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है, करिकुलम ये आ जाता है हमारा। इसमें क्या है, इसमें हो जाता है ये जो बड़े क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं, ये समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम मॉडल एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है। यानी कि जो समस्या केंद्रित है वो छात्र केंद्रित है। समस्या किसको दी जाएगी, छात्रों को दी जाएगी, पढ़ने वाले। तो जो वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सीखने का केंद्र बनता है। इस मॉडल में छात्र सक्रिय रूप से समस्याओं की जांच, विश्लेषण और समाधान करने में शामिल होते हैं। यह उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में परिवर्तन करने का क्या देता है, परिस्थितियों में संवैधानिक ज्ञान को व्यवहारिक परिस्थितियों में लागू करने की शिक्षा देता है ये, है ना। तो जैसे कि रिसर्च, इसमें क्या आ जाता है कि जो रिसर्च होती है, रिसर्च में क्या सिखाते हैं बच्चों को कि प्रॉब्लम क्या, समस्या क्या है, उसका विश्लेषण क्या है, फिर उसका विश्लेषण करके फिर विश्लेषण के बाद संश्लेषण करते हैं, है ना, फिर उसको समाधान करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। तो पूरी रिसर्च में जितने भी स्टेप्स होते हैं, वो जो स्टेप्स होते हैं, वो रिसर्च में जो स्टेप्स होते हैं वो समस्या से संबंधित इसी तरह की कोई समस्या ले सकते हैं उसमें, है ना। ये हो जाता है समस्या केंद्रित मॉडल, जिसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम दी जाए और उसके बारे में उसे कहा जाए कि विश्लेषण कीजिए और इसका समाधान निकालिए। ठीक है, अब छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, अब ये क्या है कि छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, क्योंकि समस्या दी जाएगी तो छात्रों को दी जाएगी, तो छात्र केंद्रित दृष्टिकोण हुआ। अब टीचर का रोल क्या होता है, टीचर का रोल एक मार्गदर्शक का होता है। क्या रोल होता है टीचर का, मार्गदर्शक का होता है। जबकि छात्र अपनी प्रक्रिया जो सीखने की प्रक्रिया स्वयं करते हैं, प्रॉब्लम दे दी वो अपने आप ही सोल्यूशन कर रहे हैं, आपस में बैठे हुए ग्रुप में दे दिया, वैसे ग्रुप में दे दिया, वैसे दे दिया, आपस में ही सोल्यूशन कर रहे हैं बच्चे। तो जो है ये वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ये एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़ करके पढ़ाया जाता है ना। और जो है इसको एकीकृत भी करते हैं विषयों के बीच, कड़ी मतलब विषयों के बीच में कड़ी बना करके पढ़ना। इसमें इस तरह के जो मॉडल करिकुलम मॉडल है उसमें जो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया जाता है। कहने का तात्पर्य यही है। सहयोगात्मक शिक्षण कैसे है, छात्रों को अक्सर समूह में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्या किया जाता है, सहयोगात्मक
है तो ग्रुप में बना कोलाबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, है ना, प्रोजेक्ट में दिया जाता है जैसे करने के लिए, इस तरह की लर्निंग इनसे कराई जाती है। इस तरह के करिकुलम में कार्यप्रणाली में क्या है कि समस्या की पहचान, जटिल वास्तविक दुनिया की समस्या की को प्रभावित करना। क्या है, कार्यप्रणाली कैसी है कि इसकी जटिल है समस्या, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगता है। क्यों क्यों है, क्योंकि इसमें समय काफ़ी लगता है और बच्चे जो है ग्रुप में जरूरी नहीं है कि सब लोग जो है कोऑपरेशन से काम करें, कभी कभी नहीं, बच्चे कोऑपरेशन से भी काम नहीं करते हैं, है ना। अब है अनुसंधान जानकारी जुटाना। छात्र जो है समस्या से संबंधित प्रासंगिक जानकारी जुटाते हैं। संभावित समाधान उत्पन्न करना। छात्र कई संभावित समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं, समाधानों पर विचार विमर्श करते हैं। फिर समझाने समाधानों का मूल्यांकन, क्रियान्वयन परीक्षण, चिंतन, मूल्यांकन। क्या करते हैं, समाधानों का मूल्यांकन। फिर जब समाधान निकल गया प्रॉब्लम का तो उसका फिर मूल्यांकन करते हैं कि ये समाधान आया, ये सही आया कि नहीं आया। फिर सीमाएं, लिमिटेशंस, समय सीमा की भी इसमें परेशानी होती है, समय सीमा ज़्यादा लगता है। और धन का अभाव, क्रियान्वयन समुचित रूप से नहीं हो पाता है, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक विरासत से परिचित नहीं करा पाती। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये हो गया। अब जो है इसमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड में आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ओरिएंटेड में सबसे पहले क्या देखा आपने, प्रॉब्लम ओरिएंटेड में ये है कि इसमें छात्रों को भी महत्व दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, छात्रों को महत्व दिया जाता है, छात्रों को महत्व दिया जाता है। और प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ छात्रों को, और प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट आ जाती है हमारी कौन से वाली, एकेडमिक डिसिप्लिनरी बेस्ड मॉडल। एकेडमिक शैक्षिक एवं विषय आधारित, यानी कि एकेडमिक, या कह लीजिए आप हिंदी में लिख लीजिए शैक्षिक, है ना, शैक्षिक एवं विषय आधारित पाठ्यक्रम, शैक्षिक एवं विषय आधारित पाठ्यक्रम। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है, इसे बोलते हैं एकेडमिक एंड डिसिप्लिनरी, एकेडमिक एंड डिसिप्लिनरी बेस्ड मॉडल। ठीक है, इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये भी परंपरागत पाठ्यक्रम है, ये भी परंपरागत पाठ्यक्रम, क्योंकि सब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो परंपरागत हो गया ये, है ना, मॉडल है। और इसे भी परंपरागत पाठ्यक्रम मॉडल माना जाता है। शैक्षिक योजना माना जाता है। शैक्षिक योजना का मतलब, जैसे कि शैक्षिक योजना माना जाती है, जैसे कि बहुत सारी योजनाएं पाठ्यक्रम में, हमारे पाठ्यक्रम में बहुत सारी योजनाएं भी शामिल होती हैं। जैसे कि यूपी जो है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की निःशुल्क शिक्षा योजना, किसी विशेष जरूरतमंद बच्चों को फीस की मदद करना, छात्रवृत्ति की छात्रवृत्ति देना, ये सब तरह की योजनाएं जो है उनको, विशेष विकलांग विशेष योजनाएं, बहुत सारी विशेष योजनाएं चलती रहती हैं। ठीक है, और जो है जो है और बहुत सारी योजनाएं चलती रहती है, IEP, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लानिंग, ये सब चलती रहती हैं। अब पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्य हैं। इसमें जो है पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं, वो हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपने सुनी है, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर। तो उसमें जो है हम क्या करते हैं, बच्चे को जो है ज्ञानात्मक और जो क्रियात्मक ज्ञान देते हैं ना, भावात्मक मतलब समयों को अच्छा उनका वो करना, अच्छी दिशा में वो करना, लगाना उनको, है ना, ज्ञानात्मक को याद करना, समझना, विश्लेषण करना, ये सब चीज़ें सिखाना कॉग्निटिव में। और साइकोमोटर में क्रियात्मक क्रियाओं में भाग लेना सिखाना। ठीक है, तो ये इनके उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। अब यह है कि पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्य हैं, जैसे छात्र के सीखने हेतु लक्ष्य। सीखने हेतु लक्ष्य मतलब सीखने के लक्ष्य कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सीखने के लक्ष्य हैं बच्चे के ठोस अनुभव करना, चिंतनशील
अवलोकन, अमूर्त संकल्पना, सक्रिय प्रयोग, ये सब करता है स्टूडेंट। इसमें सामग्री अनुक्रम, सीखने के अनुभव का क्रम, है ना, निर्देशात्मक तरीके, निर्देश, मूल्यांकन, दृष्टिकोण और समायोजन स्थापित किए जाए। तो कहने का मतलब है कुछ तो ये मूल्यांकन उसमें भी था हमारा, इसमें भी है मूल्यांकन, और समायोजन ग्रुप जो है प्रॉब्लम में भी था हमारा, ग्रुप में करते थे जो है प्रॉब्लम दे दीजिए पढ़ते थे, इसी तरीके से इसमें भी पढ़ते हैं ग्रुप में, ग्रुप का जो है मूल्यांकन, समायोजन स्थापित, और समायोजन का मतलब कोऑपरेशन। तो इसमें भी मिलते समस्या से हल्के फुल्के मिलते जुलते इसमें जो है किया जाए इत्यादि। केंद्रीय पाठ्यक्रम की मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर छात्रों को सीखने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। केंद्रीय पाठ्यक्रम की मूलभूत, केंद्रीय पाठ्यक्रम जो कि जो पाठ्यक्रम ये राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए पाठ्यक्रम से है, जो देश के जो है देश के सभी स्कूलों के लिए समान मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, है ना, वो जो सभी क्या करते हैं, सभी स्कूलों के लिए मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा पाठ्यक्रम। ठीक है, केंद्रीय पाठ्यक्रम की मूलभूत आवश्यकता के आधार पर छात्रों को सीखने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। छात्रों को सीखने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। स्कूलों में छात्रों का सीखने के लक्ष्य क्या क्या होते हैं, जैसे स्मार्ट, हम स्मार्ट से ले सकते हैं। स्मार्ट का मतलब हो गया हमारा, हो गया स्ट्रेटेजिक, मेजरेबल, अचीवमेंट, रेलिवेंट, टाइम बाउंड, गोल्स। इस तरह से स्कूलों में छात्रों के सीखने के लक्ष्य की ओर ध्यान देता है। यह पाठ्यक्रम और शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने हेतु शैक्षिक आधारित पाठ्यक्रम मॉडल को विकसित किया जाता है। इस मॉडल को जो है इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। शैक्षिक उद्देश्य का मैंने पहले में भी था, इसमें भी था, लेकिन इसमें उद्देश्य थोड़े अलग हैं, उसमें उद्देश्य थोड़े अलग थे। ठीक है, समस्या वाले में अलग थे, है ना, उसमें जो विषय केंद्रित था उससे मिलते जुलते इसके जो है सारे जो उसके जो स्टेप्स हैं उस विषय केंद्रित वाले से मिलते जुलते हैं शैक्षिक एवं विषय आधारित पाठ्यक्रम की जो मॉडल है हमारा इसका। ये टॉप डाउन अप्रोच है और हाई अथॉरिटी निर्णय लेती है कि कैसा पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। ठीक है, और जो है यह पाठ्यक्रम शिक्षकों के लिए शिक्षा की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, पाठ्यक्रम का निर्माण, उसमें क्या योजना बनाने में शिक्षक शिक्षा की जो योजना है उसको बनाने में सहयोग करता है। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करता है, सबसे पहले वो बताया था, जैसे उसमें तो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण जो हमने सबसे पहले कराया था, कौन सा कराया था, विषय केंद्रित में उद्देश्यों का निर्धारण होता था ना उसमें भी सबसे पहले, इसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, और क्रियाओं की प्रकृति का निर्धारण होता है। शैक्षिक कार्यक्रम के नियोजन एवं व्यवस्थीकरण को निश्चित आधार मिलता है। शैक्षिक नियोजन और व्यवस्थापन को निश्चित आधार मिलता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को और जो है नियोजन को, प्लानिंग को निश्चित। व्यवस्थीकरण का क्या मतलब है, व्यवस्थीकरण का मतलब है, और शैक्षिक कार्यक्रम का मतलब क्या है, दोनों के मतलब समझ लेते हैं क्या है। शैक्षिक कार्यक्रम का मतलब है एक निश्चित अवधि में पूरा किया जाने वाला कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक यानी कि जब मान लीजिए कोई करिकुलम है, उसको जो है 2 साल का है, 4 साल का है, जितने साल का भी है कोई कार्यक्रम, उसको निश्चित अवधि में पूरा करने का। ठीक है, और जो है व्यवस्थित का मतलब क्या है, यहाँ व्यवस्थीकरण को निश्चित आधार मिलने का क्या मतलब है, व्यवस्थीकरण से मतलब है कि उसको पूर्व नियोजित, व्यवस्थित, संरचित सही तरीके से किया जाना। ठीक है, अधिगम के विभिन्न पक्षों में विभेदीकरण संभव होता है। अब इसमें अधिगम, इसमें जो है इस वाले इसमें अधिगम के विभिन्न पक्षों में, विभिन्न पक्ष कौन से होते हैं अधिगम के, वो जो मैंने बताए थे, अधिगम के विभिन्न पक्ष जो हैं अफेक्टिव साइकोमोटर यही हैं, और उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस जानना जरूरी है कि कौन बच्चा कितनी देर में क्या समझ लेता है ना, उसको इंडिविजुअल डिफरेंस जानना जरूरी है। और जब अधिगम करेंगे तभी शिक्षक एवं उपलब्धि के मार्ग विशेष आधार मिलता है। शिक्षक विकास एवं उपलब्धि के मार्ग को विशेष आधार मिलता है। जब अधिगम करेंगे तभी उपलब्धि का मूल्यांकन होगा, मापन, ये कहने का विकास एवं उपलब्धि के मापन को विशेष आधार मिलता है। इसमें इस वाले जो करिकुलम है हमारा, इसमें यानी कि जो करिकुलम है हमारा एकेडमिक और जो है डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल, इसमें जो है मूल्यांकन को आधार मिलता है। यानी कि जब अधिगम करेंगे तभी बच्चे उपलब्धि का तो मूल्यांकन करेंगे ना, तो इस तरीके से ये जो है अब जो ब्लूम है उनके टेक्सोनोमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यचर्या की रचना तथा अनुदेशन हेतु निर्देश नहीं दिया था, बल्कि ये मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। एक कहने का मतलब यह है कि
एक व्यवस्थित ये मतलब रचना का मतलब क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यचर्या की रचना तथा इंस्ट्रक्शन हेतु निर्देश नहीं देता। रचना यानी कि व्यवस्थित प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण रणनीतियाँ गतिविधियाँ है ना, संकल्पना मूल्यांकन को एक साथ समन्वित किया जाता है। कहने का मतलब इनका यही है कि रचना से संबंधित यही नहीं, वो क्या नाम है, इंस्ट्रक्शन से संबंधित यही नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि मूल्यांकन की प्रविधियों का विशिष्टीकरण में भी सहायक है कि कौन सी मूल्यांकन अवधि किस जगह हमें लगानी है, कब फॉर्मेटिव करना है, कब समेटिव करना है, और जो है क्वेश्चन मतलब और बहुत सारी जो विधियाँ हैं मूल्यांकन जो है क्वेश्चनियर है, और जो है प्रोजेक्टिव विधि है, वो इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, इन विधियों को कब लगाना है। ठीक है, तो जो इस तरीके से और अलग अलग विषयों में विभाजित किया जाता है। अनुशासनात्मक कौशल का अभ्यास कर सके। क्यों बनाया जाता है, क्यों है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि बच्चे जो है अनुशासनात्मक कौशल का अभ्यास कर सके। अनुशासनात्मक कौशल मतलब कि सब्जेक्ट से संबंधित, डिसिप्लिन से संबंधित अभ्यास में प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी उनको समझ आएगी और अच्छी तरीके से समझ आएगी, और वे अवधारणाओं को भी समझ सकते हैं गहराई से, सिद्धांतों को भी समझ सकते हैं गहराई से। ठीक है, इस तरीके से। और विषय के अंदर शिक्षण अभ्यास का दृष्टिकोण रखता है, शिक्षण अभ्यास का दृष्टिकोण रखता है जो है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम किसी विषय पर आधारित होता है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम किसी विषय, जैसे हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो एजुकेशन सब्जेक्ट की ही यूनिट बनी हुई है। ये तो नहीं हम एजुकेशन के साथ कोई और साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ही पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन के साथ उसकी यूनिट्स बटी हुई हैं। तो इस तरीके से क्या है कि अनुदेशात्मक बल होता है विषय के अंदर शिक्षण अभ्यास का दृष्टिकोण रखता है, क्योंकि विषय के अंदर शिक्षण का दृष्टिकोण मतलब कि हम जिस विषय इस विषय को पढ़ रहे हैं इसमें हम पढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये अब ये पूरा हो गया आपका, कौन सा हो गया पूरा आपका, शैक्षिक एवं विषय आधारित पाठ्यक्रम। शैक्षिक एवं विषय आधारित पाठ्यक्रम के उद्देश्य, मूल्यांकन ये आपने देख लिए हैं, है ना। उद्देश्य क्या थे, मूल्यांकन क्या थे, अनुशासनात्मक आधारित पाठ्यक्रम का, अनुदेशात्मक बल विशिष्ट, ये सब पढ़ लिए। कौशल ये जो है इसमें इन्होंने इनको महत्व दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तीन हो गए आपके, और जो है कल फिर मैं तीन मॉडल्स कराऊंगी आपको, जो कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब कर लेते हैं अपने PYQ। PYQ हैं हमारे 2024 के पेज नंबर 21 क्वेश्चन है। पाठ्यचर्या परिवर्तन की ओर कौन ले जाता है, पाठ्यचर्या परिवर्तन की ओर कौन ले जाता है, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, नौकरियों में स्थापन, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, प्रभावी अध्यापकों की उपलब्धता, सरकार की विचारधारा। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है स्टूडेंट्स, इसमें से जो आंसर सही है वो है सरकार की विचारधारा, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। वो हम कितने दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसका प्रभाव पड़ता है पाठ्यचर्या पर, किसका प्रभाव पड़ता है। तो परिवर्तन में भी यही आंसर आपका छुपा हुआ था, परिवर्तन में भी यही आंसर आएंगे, तीन ही। ठीक है, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, सरकार की विचारधारा। शब्द एंड्रोगोजी की रचना निम्न के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी शब्द एंड्रोगोजी की रचना, मैल्कम सेफर्ड नोल्स, एडवर्ड सी लिंडरमैन, जोहान हेनरिक पेस्टोलॉजी, अलेक्जेंडर कोप। तो इसमें से कौन सा सही है, इसमें से सही है अलेक्जेंडर कोप। और ये अलेक्जेंडर कोप कौन थे, इन्होंने जो है एंड्रोगोजी शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था, किसने, 1833 में एक जर्मन शिक्षक अलेक्जेंडर कोप ने, ठीक है, किया था इनका। अब है सूचीबद्ध के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। रेखीय अभिक्रम, साखी अभिक्रम, मैथमेटिक्स अभिक्रम, ये टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, साइबरनेटिक्स। तो रेखीय अभिक्रम के सामने आएगा, 4 ऑप्शन और पढ़ लीजिए इनके सामने। गलत प्रतिक्रिया भी सीखने वाले की कमजोरियों की पहचान करने में सहायक होती है। नियंत्रण और संप्रेषण का विज्ञान,
सकरीय अनुकूलन अधिगम के सिद्धांत पर आधारित, अधिगम के संबद्धतावादी सिद्धांत पर आधारित। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है स्टूडेंट्स? सही है ये रेखीय अभिगम के सामने आएगा, सकरीय अनुकूलन अधिगम के सिद्धांत पर आधारित रेखीय। शाखीय आएगा, गलत प्रक्रिया भी सीखने वाले की कमजोरियों की पहचान करने में सहायक होती है शाखीय अभिगम में। और मैथेटिक्स में आएगा अधिगम के संबद्धतावादी सिद्धांत पर आधारित। और साइबरनेटिक्स में आएगा नियंत्रण और संप्रेषण का विज्ञान। इसको बहुत अच्छे से देखना आप, साइबरनेटिक्स के बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो नियंत्रण और संप्रेषण का विज्ञान। 24 है सेवारत अध्यापक शिक्षक कार्यक्रमों में शामिल चुनौतियों की पहचान करें। परिवर्तन का प्रतिरोध, अध्यापकों के मध्य उच्च अभिप्रेरणा, अपर्याप्त समय आवंटन, दृढ़ संस्थानात्मक समर्थन, संसाधनों का अभाव। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें है परिवर्तन का प्रतिरोध, बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो है अपर्याप्त समय आवंटन, समय कम दिया जाता है उन्हें, उनके पास समय नहीं होता शिक्षकों के पास में। और जो है संसाधनों का अभाव, संसाधनों का अभाव होता है, आने जाने की कोई प्रॉब्लम्स जो है आने जाने की प्रॉब्लम्स होती है, संसाधनों के अभाव होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य एक चतुर्थांश नहीं है? ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, वेब रिसोर्सेज, ट्यूमर के द्वारा आकलन। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर सही कौन सा है? ये है ट्यूमर के द्वारा आकलन, क्योंकि ये तीनों ही इसके जो है चतुर्थांश के एक नहीं है, बस ये तीनों है, वेब रिसोर्सेज, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, ठीक है। अब है विद्यालय शिक्षा मानदंडों और मूल्यों का पुनरुत्पादन करता है। मानदंड और मूल्य साधारणतः शासकीय वर्ग की प्रगुणात्मक अभिव्यक्ति है। इस विचार को निम्न के साथ संबद्ध किया जा सकता है। तो जो है ये 26 क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद है, क्योंकि मार्क्सवादी शिक्षा सिद्धांत के अनुसार विद्यालय शिक्षा मानदंडों और मूल्यों का पुनरुत्पादन करता है। आपने पढ़ा भी होगा, जो हमारे इसमें यूनिट में है, सेकंड यूनिट में है हमारा मार्क्सवादी और समाजवाद के बारे में जो हमारी यूनिट है, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। अगोवा और कोल्लम द्वारा दिए गए शिक्षा में प्रयुक्त उत्कृष्ट गुणवत्ता सूचकों का सही क्रम क्या है? विवरण, अनुश्रवण, नीति, उपयुक्तता, मूल्यांकन, मूल्य निर्णय। तो सही जो है हमारा क्रम लगाएंगे, हमको ऐसे लगाएंगे, सबसे पहले आएगा विवरण, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा अनुश्रवण, चौथा मूल्य निर्णय, पांचवा नीति उपयुक्तता। इस तरीके से इनको हम क्रम में लगाएंगे। उनकी पहचान करें जो अध्यापक शिक्षा में सिक्स सिग्मा का लागू करने के लाभों को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करते हैं। तो उसमें है बेहतर शिक्षा प्रभावशीलता, संवर्धित विद्यार्थी अधिगम परिणाम, बढ़ा हुआ प्रशासनिक कार्यभार, संसाधनों का अधिक कुशल प्रयोग, अध्यापन व्यवहारों का बेहतर मानकीकरण। तो इसका जो है सही जो है कौन सा है? अध्यापक शिक्षा में सिक्स सिग्मा का लागू करने के लाभों का सर्वोत्तम। तो ये है, इससे है ए बेहतर शिक्षक प्रभावशीलता के लिए, बड़ा जो है संसाधनों का अधिक कुशल प्रयोग, और जो है संवर्धित विद्यार्थी अधिगम परिणाम। ये इसका उत्तर है ए, बी और डी। निम्नलिखित में से ये क्या सिक्स सिग्मा क्या है? सिक्स सिग्मा एक प्रक्रिया सुधार पद्धति है। जो सिक्स सिग्मा उसमें है मैनेजमेंट वाले जो हमारी यूनिट है उसमें से है। 29 निम्नलिखित में से कौन सा SWOT का एक लाभ नहीं है? ये समझने में आसान है, संप्रेषण में आसान है, डाटा संग्रहण, मूल्यांकन और निर्णय प्रक्रिया आसान से भ्रमित करते हैं। तो यही सही, यही इसका आंसर है सी, है ना। एक संगठन में बहुत से स्तरों पर लागू होता है, ये नहीं है। और इसका जो, क्योंकि बोला ना कि कौन सा लाभ नहीं है, तो ये लाभ नहीं है। डाटा संग्रहण, मूल्यांकन, निर्णय प्रक्रिया आसानी से भ्रमित करते हैं, ये नहीं है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान। 38 क्वेश्चन है। पाठ्यचर्या परिवर्तन का प्रकार, पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, पाठ्यचर्या परिवर्तन का उपागम, पाठ्यचर्या परिवर्तन का अवयव। 4 दिए गए हैं और चारों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले के सामने प्रणालियाँ, दूसरे के सामने विचलन, तीसरे के सामने अधिगम समुदाय, चौथे के सामने जनाकांक्षाएं। तो पाठ्यचर्या परिवर्तन का जो प्रकार है, पहले का क्या है? सेकंड, है ना। तो विचलन, पाठ्यचर्या परिवर्तन का जो प्रकार है वो है विचलन, है ना। पाठ्यचर्या परिवर्तन का प्रकार विचलन है। प्रभावित करने वाला जो कारक है जनाकांक्षाएं हैं। और पाठ्यचर्या परिवर्तन का जो उपागम है अधिगम समुदाय हैं। और पाठ्यचर्या परिवर्तन अवयव जो है वो प्रणालियाँ हैं। तो ये जो इसका आंसर है वो है ए, सही है आंसर, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और जो UGC नेट की तैयारी करते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। ज़्यादा समय नहीं रहा है, अभी 2-2.5 महीने रहे हैं आपकी। इसमें दिसंबर जनवरी में आपके पेपर हो जाते हैं। तो जो है
तैयारी अच्छे से कीजिएगा। बाय बाय।